नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजवी जीएस में। राजवी जीएस आप सभी के लिए एनसीईआरटी सीरीज लाया है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग क्लास सिक्स का अध्याय 7 चैप्टर हम लोग देखेंगे। अध्याय 7 को देखेंगे हम लोग। तो इस अध्याय का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, तो हम लोग इसमें मौर्य सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। तो फिर से देखते हैं कि जिन शेरों के चित्र रुपये पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए इतिहास के महानतम राजाओं में एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ठीक है, इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, अशोक जिस समय साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। यानी आज से 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। इसके पहले भी चाणक्य या कौटिल्य नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब से दिखाई देता है। यानी चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसमें शासन से संबंधित नियमों को बताया गया था। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सही बात है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इसके पश्चात बिंदुसार उनका पुत्र शासन करता है। उसके पश्चात अशोक का शासनकाल आता है। ठीक है, तो चाणक्य के विचार जो है हमें अर्थशास्त्र में दिखाई पड़ता है। अर्थशास्त्र जो है शासन प्रशासन से संबंधित जो है चाणक्य ने इसकी रचना की थी अर्थशास्त्र की। तो देखिए, वंश का मतलब क्या होता है कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। यानी चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र बेटा जो है अशोक, यानी इसका ये दादा हुआ। अशोक का दादा चंद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। देखिए, साम्राज्य बहुत बड़ा था। ठीक है, क्या कह रहा है कि साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, अलग अलग नगर थे। ठीक है, जैसे उज्जैन, तक्षशिला, ये सब नगर था। ठीक है, लेकिन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र है। जैसे कि वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन यहाँ पे कई सारे नगर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब नगर है। इसी प्रकार से साम्राज्य में कई सारे नगर थे, लेकिन उसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी अशोक के समय। ठीक है, आप जानते हैं कि मगध की राजधानी जो सबसे पहले बनी वो राजगीर ही बनी थी, जिसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। इसके बाद इसकी राजधानी वैशाली बनी कुछ दिनों के लिए। इसके बाद वहाँ से स्थानांतरित होकर पाटलिपुत्र आया। ठीक है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। आप जानते हैं कि तक्षशिला कहाँ है, कि जैसे कि आप भारत का मानचित्र अगर आपके सामने है तो आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान उसी रास्ते से है ना, उत्तर पश्चिम या मध्य एशिया जो है आने जाने का मार्ग है ना। जैसे कि ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो ये मार्ग जो है आप देखेंगे
कि पश्चिमोत्तर भारत से होकर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत होकर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ठीक है, उज्जैन जो है अभी भी मध्य प्रदेश में है ना। तो मध्य प्रदेश जो है वो आप जानते हैं कि कनेक्ट करता है ये दक्षिण भारत से, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, फिर जो है ऊपर, उसके ऊपर जाएंगे कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जो है दक्षिण भारत की तरफ जाने का मार्ग यही है। ठीक है, तो उज्जैन जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में जोड़ता है। ठीक है, शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। यानी जो नगर था, जैसे उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया, जो प्रमुख नगर था, यहाँ पे ज़्यादातर बिजनेसमैन रहा करते थे, है ना, व्यापारी रहा करते थे, सरकारी अधिकारी रहा करते थे जो शासन प्रशासन का काम करते थे, और शिल्पकार रहा करते थे जो अलग अलग तरह के जो है शिल्पों का उत्पादन करते थे, शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, है ना, जैसे कि उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। ठीक है, लेकिन इसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में पटना थी। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, है ना, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, है ना। आपको हम दिखाते हैं अभी तक्षशिला को। यह आप भारत का मानचित्र देख रहे हैं और यहाँ आप पश्चिमोत्तर भारत में आइए, है ना। ये रहा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है ना। ये फिर आपका अफ़गानिस्तान, फिर इधर इराक के तरफ जो है जाता है, पश्चिम मध्य पश्चिम एशिया जो है। यहाँ आप देखेंगे कि ये रहा तक्षशिला। ठीक है, ये रहा तक्षशिला, ये रहा तक्षशिला। ठीक है, और आप देखेंगे उज्जैन यहाँ पे है, ये रहा उज्जैन। और पाटलिपुत्र कहाँ है, ये रहा पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र ये रहा उत्तर भारत, ये रहा दक्षिण भारत। ठीक है, तो उत्तर भारत को पूर्व से लेकर जब आप इधर जाएंगे मध्य एशिया की तरफ, जब आप जाएंगे, है ना, मध्य एशिया, तो यहाँ पे आपको तक्षशिला मिलेगा। तो इसी रास्ते से हम पार करते थे लोग। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला जो यह स्थान है, यह उज्जैन कहलाता था। ठीक है, चलिए, तो क्या कहते हैं, साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, है ना। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस था, है ना। गांधार का जो है, गांधार एक राज्य था, जनपद, महाजनपद था, उसी का राजधानी तक्षशिला हुआ करता था। ठीक है, तो जैसे प्रमुख नगर थे, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने के वाले मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी और सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। यानी ध्यान रखना है कि नगर में जो लोग रहते थे वहाँ सरकारी अधिकारी रहते थे, है ना, व्यापारी रहते थे और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। यानी साम्राज्य के जो बहुत बड़े क्षेत्र थे वहाँ पे किसान और पशुपालक रहा करते थे। और किसान और पशुपालक किस क्षेत्र में रहते थे, ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, किसान और पशुपालक ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। लेकिन नगरों में कौन रहते थे, सरकारी अधिकारी रहते थे, शिल्पकार रहते थे, बिजनेसमैन रहते थे, है ना। तो ये सब शहरों में रहा करते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। यानी एमपी वाला क्षेत्र, एमपी, उड़ीसा, इन सब क्षेत्र में ज़्यादातर जो क्षेत्र था वो जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। यानी जंगल, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जनजाति रहते हैं। ठीक है, जनजातियों की संख्या ज़्यादा जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और वाजिब है कि वहाँ पे जंगलों का जो है घनाकार जंगल रहा होगा। ठीक है, साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न, है ना। तो क्या कहते हैं कि मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जो है जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि वे अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। यानी ये जनजाति को इंडिकेट करता है। ये कौन, किसको इंडिकेट कर रहा है, जनजाति को, है ना। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, चलिए इस टॉपिक को देखते हैं।
चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। जैसे कि अभी आप देखिए भारत क्या है, पूरा का पूरा जो है संघ है ना, पूरा एक संघ है, भारत एक संघ है। और इससे क्या है, छोटा राज्य है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, छोटा छोटा ये सब क्या है, राज्य। और इससे बड़ा क्या है ना, इससे बड़ा क्या है, भारत है। ठीक है, जैसे कि केंद्र सरकार, भारत सरकार जो है अलग है, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, जिसके जो है नेतृत्व करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो पूरे भारत का प्रशासन करता है। ठीक है, और जो बिहार है, तो बिहार, बंगाल या यहाँ पे अलग अलग मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे अपना शासन करता है। तो इसी तरह राज्य से बड़े होते थे साम्राज्य मतलब अभी का आप भारत ले लीजिए। ठीक, और उसकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। ठीक है, यानी अभी आप देखिए, राज्य सरकार तो सेना रखती नहीं है, सेना कौन रखता है, भारत सरकार। तो ज़्यादातर जो है बजट जो है सेना पे खर्च होता है। राज्य सरकार पुलिस रखती है, लेकिन भारत सरकार सेना रखता है। ठीक है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की ज़रूरत होती थी। आप ध्यान दीजिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा संसाधनों का ज़रूरत होता है, ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार के से जो है चलता था। ठीक है, साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, है ना, आपने देखा पूरब से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक और दक्षिण में उज्जैन तक। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य जो है बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, क्योंकि राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो इसके आसपास के क्षेत्र में जो है सम्राट जो है सीधा डायरेक्ट शासन करते थे। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे। अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे, इसमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, तो आपने क्या देखा, फिर से देखते हैं। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और इसके आसपास इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, क्योंकि पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करता था। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों के व्यापारियों से इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, और राजा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। ठीक है, राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, आप फिर से गौर करेंगे कि संदेशवाहक एक जगह से तो दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नज़र रखते थे। यानी राजा ने जो अपना रॉ एजेंट जो नियुक्त किया था, यानी उन्होंने जो जासूसों को नियुक्त किया था, उस पर नज़र रखने के लिए संदेशवाहक जो है इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, क्योंकि राजा तक मैसेज पहुंचाता था कि हाँ, आपका अधिकारी इस तरह से काम कर रहा है, आपका जासूस जो है सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इन सब के ऊपर कौन था, सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। नहीं, राजा सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत था, यानी स्टेट, है ना, कोई छोटा सा क्षेत्र या आप समझिए कि स्टेट, प्रांत। ठीक है, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों पर शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था।
वे अक्सर राजकुमारों को वहाँ पर राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, है ना। आप ध्यान दीजिएगा कि राजा ज़्यादातर अपने ही पुत्र को या राजकुमार को गवर्नर बनाकर उस प्रांत में भेजते थे। यानी इससे क्या पता चलता है कि राजा दूसरों पर विश्वास कम करते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों का ही माना जाता था, ठीक है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इसके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कंबल, ठंड के मौसम में जो कंबल प्राप्त होता है, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। और दक्षिण भारत जो है वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे, है ना। नजराना जो है वो प्राप्त करते थे। चलिए अब हम लोग डालते हैं नज़र नजराना पर, है ना, कि नजराना किसे कहा जाता है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वहीं नजराना और नियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। यानी देखिए टैक्सेशन क्या होता है, टैक्स आपको रेगुलर टैक्स वसूला जाता था, ठीक है। टैक्स क्या होता है कि अभी भी जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो रेगुलर लेती है। यानी वर्तमान में जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको जीएसटी के रूप में टैक्स देना होता है, ठीक है। और उस वक्त टैक्स जो है वर्ष के आधार पर या मंथ के आधार पर लिया जाता था कि इस बार ये फसल हुआ तो इतना जो है टैक्स ये होगा, ठीक है। तो वो क्या होता था, नियमित ढंग से, है ना, रेगुलर लिया करते थे, ठीक है। लेकिन नजराना क्या होता है, नजराना अनियमित रूप से होता है। जब भी संभव हो मतलब ले लिया जाता था या दे दिया जाता था, ठीक है, इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यानी मान लीजिए कोई व्यापारी है ना, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि वो राजा से, क्योंकि वो मिलजुल कर रहना है उनको, तो वो क्या करते थे, अपने धन में से, अपने संपत्ति में से कुछ जो है भाग राजा को दे दिया करते थे नजराने के रूप में, ठीक है, नजराना के रूप में, ठीक। राजधानी में सम्राट, ठीक है, राजधानी में सम्राट। चलिए इस पर नज़र डालते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन था, आप ध्यान देंगे कि सेल्यूकस निकेटर, ध्यान दीजिए कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था धनानंद के समय, तो सिकंदर ने पश्चिम भारत के कुछ एक स्थान को जीता था, ठीक है। तो जिस जगह को उन्होंने जीता था सिकंदर ने, वहाँ का राजदूत जो है सेल्यूकस निकेटर को, वहाँ का शासन जो है सेल्यूकस निकेटर को जो है सुपुर्द करके वो पीछे हट गया, वो चला गया, ठीक है। तो जो सेल्यूकस निकेटर था इसी का राजदूत था मेगास्थनीज, ठीक है, इसी का राजदूत था मेगास्थनीज। और सेल्यूकस निकेटर को जो है उससे जीत गया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। बाद में जब मौर्य शासन का स्थापना होता है तो उसके बाद सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है, ठीक है। और विजय के पश्चात जो है उसकी पुत्री सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य शादी करते हैं, ठीक है। हेलेना से शादी करने के उपरांत कई सारे जो है उनको हाथी, ये घोड़े, ये सब जो है उनको प्राप्त होता है, ठीक है। और हेलेना से वो शादी करते हैं। तो उसी का सेल्यूकस निकेटर का जो है ना, मेगास्थनीज राजदूत था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने कुछ देखा और विवरण किया। यानी मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आए थे, ठीक है, यानी पाटलिपुत्र के भ्रमण पे थे, मगध के भ्रमण पर थे, ठीक है, क्योंकि मैत्रीपूर्ण संबंध था,
ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, और उन्होंने कुछ विवरण किया अपने किताब इंडिका में, ठीक है। तो उन्होंने क्या विवरण किया कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, है ना। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं, ठीक है। यानी जनता के सामने राजा जब भी आते थे तो उन्हें जो है उत्साह के रूप में देखा जाता था, ठीक है। उत्साह शोभा यात्रा के रूप में, जैसे अभी आप मूर्ति विसर्जन करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, उसी प्रकार से जनता जब जो है जनता के सामने जब राजा आता था तो इसी प्रकार का शोभा यात्रा हुआ करता था, जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में लाया जाता था, ठीक है। यानी सोने के पालकी में राजा को लाया जाता था। उनके अंगरक्षक, है ना, बॉडीगार्ड, सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। यानी उनके अंगरक्षक भी जो है सोने और चांदी से अलंकृत, है ना, हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे, ठीक है। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। यानी वो खतरा को भांपता था, है ना। तोता का क्या काम था कि वो राजा पर आने वाले खतरे को भांप लेता था, ठीक है, और वो इंडिकेट करता था अंगरक्षकों को, ठीक। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। यानी हथियारबंद महिला, यानी बॉडीगार्ड तो है उनका जो हाथी पे है, लेकिन और भी एक लेयर होता था सुरक्षा का जो कि महिला होती थी, और महिला जो है वो भी एकदम हथियार के साथ होती थी, ठीक है। महिला भी जो है हथियार के साथ होती थी और वो बॉडीगार्ड जो है महिला होती थी, ठीक है। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं, ठीक है। यानी राजा जो है, बोलिए, इतनी उनकी सुरक्षा थी, उनके लिए इतना सुरक्षा का इंतज़ाम था कि वो जो है भोजन भी नहीं किया करते थे बिना चखे, ठीक है। और वो महिला अंगरक्षकों से घिरे रहते थे। हाथियों पर उनके अंगरक्षक होते थे जाने वक्त, है ना, कहीं भ्रमण करने वक्त, और उनकी हत्या करने की कोशिश कोई ना करे, इसलिए वो जो है भोजन जो है खाना उसको जो है चक्कर खाते थे, दूसरे से चखवाते थे, और जो है लगातार वे जो है 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यानी आज अगर इस कमरे में सोते हैं तो कल किसी और कमरे में सोएंगे, ठीक है, क्योंकि महल में बहुत सारे कमरे हैं, तो आज इस कमरे में कल किसी और कमरे में, ठीक है, कि उनकी हत्या ना की जा सके, ठीक। चलिए थोड़ा सा हम लोग पाटलिपुत्र या पटना के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो राजधानी मगध की हुआ करती थी, ठीक है। तो कहता है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर था। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज, यानी पाया, बुर्ज और 4 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, है ना। 2 या 3 मंजिल वाले क्या है, 2 और 3 मंजिल वाला घर है। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं, है ना। यह जो घर है लकड़ी और कच्ची ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। राजा का महल भी काठ से बना है। तो क्या कह रहा है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है, ठीक है। 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी जो है काठ का होता था, ठीक है, जिसे पत्थर और नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है, ठीक है। तो आप समझिए कि किस प्रकार का विशाल यह शहर था, है ना। यह एक विशाल खूबसूरत नगर था, बहुत ही प्यारा सा नगर था और विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिला वाले घर थे। राजा का महल लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा का महल भी जो है, यानी इस शहर का जो है 2-3 मंजिलों से कम घर नहीं होता था, लकड़ी और कच्ची ईंटों का यहाँ पे जो है घर बना होता था। और राजा का खुद का महल जो है काठ का बना हुआ है,
ठीक है। राजा का खुद का महल जो है काठ का बना हुआ, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है और चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरे से घिरा हुआ होता था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अशोक एक अनोखा सम्राट, ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट, ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, है ना। पहले से इसकी मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इसके बाद उसका पुत्र हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र है अशोक। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अशोक का ज़्यादातर जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। ठीक है, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है। कहते हैं कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था। वह पहले ऐसे शासक थे जिन्हें अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। जैसे अभी प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मन की बात में वो संदेश जनता तक पहुंचाते हैं, है ना, वो संदेश पहुंचाते हैं कि देश की स्थिति इस प्रकार के, या अपने दिल का वो बात करते हैं, अपना संदेश पहुंचाते हैं जनता तक। ठीक है, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो या अन्य किसी भी प्रकार के योजनाओं से संबंधित हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से अशोक जो है अभिलेखों का निर्माण करवाते थे और जनता तक वो संदेश पहुंचवाते थे। ठीक है, और उनका ज़्यादातर जो अभिलेख होता था वो प्राकृत भाषा में होता था। ठीक है, प्राकृत भाषा में होता था और ब्राह्मी लिपि में होता था। लिपि का अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि, और अगर अभिलेख का बात करें, अगर भाषा का बात करें तो प्राकृत भाषा, है ना। इसका अभिलेख जो है लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत भाषा। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनका जो अभिलेख था वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर मिला है। ठीक है, चलिए अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध, ठीक है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, यानी ओडिशा जो अभी आप जिसे जानते हैं ओडिशा के नाम से, उसका प्राचीन नाम जो है कलिंग था। ठीक है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। यानी कहने लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे इस युद्ध में। कलिंग में लगभग, कलिंग युद्ध में जो है जब अशोक ने जीतने के लिए कलिंग से युद्ध किया, ठीक है, तो इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और कई लाख घायल हुए। तो अशोक का जो है दिल पसीज गया। उन्हें जो है कहते हैं कि एक साधु या कोई महिला थी, ठीक है, या साधु थे, साधु ही थे। उन्होंने अशोक से पूछा, जब वो लाशों के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने युद्ध को देखा था, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप ये जो माँ रो रही है इनका आप पुत्र लौटा सकते हैं? ये महिला रो रही है, इनके पति को आप लौटा सकते हैं? तो अशोक ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, साधु ने कहा कि अगर आप लौटा नहीं सकते तो इनका आप जान लेने वाले कौन हैं, है ना। तो ये जो उत्तरदायी जो है अशोक को ही ठहराया गया कलिंग युद्ध का, है ना। इतना जो मृत्यु हुआ था, इतना जो जनसंहार हुआ था, इसका उत्तरदायित्व जो है अशोक पर आया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग कलिंग युद्ध को अंदर से देखते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, यानी अशोक के एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, यानी अभिलेखों के माध्यम से वो जनता को संदेश पहुंचवाते थे। उसी प्रकार से उन्होंने एक अभिलेख का निर्माण करवाया, ठीक है, और उसी के माध्यम से उन्होंने जनता को संदेश दिया। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। अशोक क्या कह रहे हैं कि राजा जब मैं बना उसके 8 साल बाद मैं कलिंग का विजय किया, यानी कलिंग को मैं जीता। यानी आप इससे प्रश्न अगर आपको कभी आए कि राजा बनने के कितने साल बाद जो है कलिंग को अशोक ने जीता था, तो 8 वर्षों के बाद। ठीक है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। हमने तो आपको 1 लाख ही कहा था, यहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। ठीक है, जिससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? ठीक, जब एक स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं।
इसमें ब्राह्मण श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, कि अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। क्या कह रहा है अशोक? क्या कह रहा है कि इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है और मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। यानी बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा यही रहेगा कि मैं उनका दिल जीतूँ। ठीक है, मैं धर्म के मार्ग पर, मैं शांति के मार्ग पर, मैं धर्म के मार्ग पर चलूँ। ठीक है, और उनका दिल जो है जीतने का प्रयास करूँ, बलपूर्वक जीतने से प्रयास करूँ कि धर्म के मार्ग पर चलकर उनके दिल को मैं जीतूँ। ठीक है, ये अशोक कह रहे हैं। यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। यानी वो अपने आने वाले भविष्य के पीढ़ियों को भी कह रहा है, इससे वो संदेश दे रहा है कि ये लोग भी जो है युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचने चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, यानी धर्म का मतलब धर्म ही होता है। ठीक है, तो वो आगे जब आप देखेंगे तो वो बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हैं और बौद्ध धर्म का वो जो है प्रचार प्रसार करवाते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है शांति और अहिंसा का बात करता है। ठीक है, तो जो है कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक ने अभिलेख जो है लिखवाया था। ठीक है, अभिलेख में उन्होंने क्या कहा कि मैंने ये जो है युद्ध लड़ा था 8 साल बाद, राजा बनने के 8 साल बाद। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, इससे हमें दुख हुआ, है ना। अशोक ये कह रहे हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि जब स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बंदी बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ब्राह्मण और जो है श्रमण यानी जो श्रम करने वाले लोग हैं वो भी मारे जाते हैं। जो लोग सगे संबंधी, है ना, क्या कह रहे हैं कि वो जो लोग सगे संबंधी को जो है कई लोग जो है वो खो देते हैं। चलिए अब हम लोग अशोक के धम्म को देखेंगे, है ना। अशोक के धम्म को देखते हैं। अशोक का धम्म क्या था? ठीक है, अशोक का धम्म क्या था? ठीक है, अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धम्म या धर्म, ठीक है, धम्म का मतलब ही धर्म होता है। ठीक, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें, है ना। अशोक का कहना था कि जैसे कि पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार राजा का भी अशोक कह रहे हैं कि मेरा भी यह कर्तव्य है कि मैं प्रजा को निर्देश दूं, है ना। वैसे उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ठीक है, अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे, है ना। जो मैंने कहा कि बौद्ध धर्म का वो प्रचार प्रसार करवाते हैं। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, है ना। आप जानते हैं कि नॉर्मल जब शासन प्रशासन नॉर्मल चल रहा होता है तो जानवरों की भी बलि चढ़ाई जाती है। तो उनके शासनकाल में दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। ठीक है, इनके अलावा परिवार व अन्य पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। ठीक, परिवार व अन्य पड़ोसियों के बीच भी जो है झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। यानी उनको लगा कि यह जो समस्या है, जो जानवरों की, जैसे कि जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, इनके हितों के अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच जो है झगड़ा होते रहता था। तो अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान हो सकता है और यह निदान करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। धम्म महामात नामक के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे, यानी धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, यानी अशोक ने
इन चीज़ों की, इन कुरीतियों को जो है ख़त्म करने के लिए, यानी आप अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार करें, है ना, पशु की बलि ना दें, ठीक है, तो और झगड़ा ना करें आपस में। तो शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि धम्म महामात की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म का उपदेश देते थे, यानी धर्म की शिक्षा देते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। शिलाओं यानी पत्थरों पर, ठीक है, शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए, यानी वो अपना संदेश खुदवाते थे धम्म से संबंधित, ठीक है। शांति के लिए वो, शांति से संबंधित जो है वो अपने वो शिलाओं पर और स्तंभों पर उन्होंने अपना संदेश खुदवाया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़ के सुनाएं, उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अधिकारियों को यह आदेश दिया कि जो राजा द्वारा आदेश दिया गया है धर्म से संबंधित जो है, वो जो है जो लोग पढ़ नहीं सकते उनको आप जो है पढ़ के सुनाइए, ठीक है। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका भी दूत भेजे, ठीक है। कहाँ कहाँ उन्होंने दूत भेजा था? सीरिया भेजा था, मिस्र भेजा था, ग्रीस भेजा था तथा श्रीलंका उन्होंने दूत भेजा था, ठीक है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। देखिए उन्होंने किस किस प्रकार का कार्य किया डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने सड़क बनवाया, कुआं खुदवाया, विश्राम गृह बनाया, जो राहगीर वगैरह जो जाते थे तो विश्राम के लिए जगह जो है उन्होंने घर बनवाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों के लिए जो है हॉस्पिटल यानी चिकित्सा का भी व्यवस्था किया। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब वे लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। आप अभी भी इन चीज़ों को देखते होंगे, ठीक है। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। अशोक का कहना था कि ये काम जो है किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। इसके बदले आप दूसरा रीति अपनाइए। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो यह ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या थी, अशोक ने क्या कहा करने के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप इसको गौर से देखिए। अशोक क्या कह रहे हैं कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तो पूजा पाठ करवाते हैं, यज्ञ वगैरह करवाते हैं। अच्छा, यज्ञ में जो है वो बलि वगैरह देते हैं। बच्चों के विवाह में भी जो है इस प्रकार का कार्य होता है, कर्मकांड। बच्चों के जन्म पर भी कर्मकांड होता है। जब यात्रा कहीं जाना होता है तो वहाँ भी आप कर्मकांड करते हैं। इन सब तरह के कई तरह का जब अनुष्ठान आप करते हैं, इससे बेहतर क्या है कि आप दूसरी रीतियों को मानें, है ना, वो ज़्यादा आपके लिए फलदायी होगा। तो रीति क्या थी उसको देखते हैं। अशोक कहते हैं कि ये अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अशोक कहते हैं कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। देखिए ये वही अशोक है जिन्होंने कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोगों की जान ली थी, 1 लाख प्लस का, ठीक है, लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था। ये वही अशोक है जो धम्म के मार्ग पर चलकर शांति का संदेश देता है बाद में, ठीक है। तो आप समझिए, इनसे आप सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को, जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनती लोग, ठीक है, को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। यानी ये क्या कह रहे हैं, ये लोगों को धर्मनिरपेक्ष बना रहे हैं। ये लोगों को क्या बना रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष बना रहे हैं कि अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा करना, यह दोनों बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर या धर्म का आदर करना चाहिए। धर्म का मतलब धर्म होता है, ठीक है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।
ठीक है, क्योंकि आप अपने धर्म का अगर बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे और दूसरे धर्म की बुराई करेंगे तो लोग आपके धर्म से नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए, ना कि उनकी निंदा करनी चाहिए, ना कि उसकी निंदा करनी चाहिए। तो यह संदेश अशोक देते हैं। अशोक क्या कहते हैं कि आप कर्मकांड को छोड़िए, कर्मकांड से दूर होइए, आप उसके बदले कुछ और कीजिए। तो कुछ और में आप क्या कीजिए, जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो कीजिए आप, वो आपके लिए फलदायी होगा। ठीक है, तो शांति का मार्ग अपनाते हैं, धर्म का मार्ग अपनाते हैं, अच्छी चीज़ों को वो बताते हैं, वो जनता को ये संदेश दे रहे हैं। तो संदेश में वो क्या कह रहे हैं कि अपने, है ना, कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, सभी जीवों पर दया कीजिए, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान भी दीजिए भाई आप। ठीक है, अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा मत कीजिए। अपने धर्म का प्रशंसा कर रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा तो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये दोनों ही गलत बात है। तो आप प्रशंसा भी मत कीजिए अपने धर्म का और निंदा भी मत कीजिए किसी अन्य धर्म का, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये मैसेज अपने जनता को अशोक दे रहा है। ठीक है, ये मैसेज अशोक अपने जनता को, अपने प्रजा को दे रहा है। चलिए थोड़ा सा लिपि को देखते हैं, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ, जैसे सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ज़्यादातर जो भाषा है वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुआ है, जहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ठीक है, अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अ, है ना, यहाँ आप देख रहे हैं ये देवनागरी में अ देख रहे हैं। आरंभिक ब्राह्मी ये है, बंगला में अ, मलयालम में, तमिल में, है ना, तमिल में। ठीक है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे चीन की दीवार को। ठीक है, यहाँ आप गौर से आप देखिएगा कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा सा पहले 2400 वर्ष पहले चीन के में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनवाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट की बनी है। इसके ऊपरी सतह सड़क जैसे चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। 100 से 200 मीटर दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं, यानी पाया बना हुआ है। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसा भिन्न था, ये कल्पना क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ उपयोगी शब्द देखते हैं। एक साम्राज्य मतलब होता था क्या? राष्ट्र। अभी के बारे में जैसे राष्ट्र भारत है, उसी तरह साम्राज्य पूरा का पूरा बड़ा होता। राजधानी आप जानते हैं, कैपिटल, जैसे अभी दिल्ली है, उसी प्रकार उस वक्त पाटलिपुत्र। अधिकारी मतलब जानते हैं ऑफिसर्स, अभी किस प्रकार का ऑफिसर, संदेशवाहक यानी मैसेज पहुंचाने वाला, है ना, वो पता करते थे कि कौन अधिकारी काम कर रहा है सही से, जासूस काम कर रहा है कि नहीं। प्रांत मतलब स्टेट, राज्य, धर्म मतलब धर्म। ठीक, चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए कह रहा है। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी सीधा टैक्स वसूलता था, वहाँ अधिकारी कर वसूलते थे। कौन वसूलते थे? अधिकारी टैक्स वसूलते थे, कर। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर या राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। ठीक, प्रदेश में रहने वाले मौर्य अधिकारियों को नजराना दिया करते थे। ठीक है, अब हम लोग सही गलत को देखेंगे। ठीक है, सही गलत को देखेंगे। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था, नहीं, या दक्षिण की तरफ आवागमन का मार्ग था। ठीक है, उत्तर पश्चिम दक्षिण की तरफ आवागमन का मार्ग था, या उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग उज्जैन नहीं था। ठीक है, उत्तर पश्चिम के लिए कौन था? तक्षशिला। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, बिल्कुल सही बात है।
चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। इसमें विचार नहीं, प्रशासन के बारे में जानकारी है। ठीक है, ये आप समझिए विचार भी है। ठीक है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है, नहीं, ओडिशा। ओडिशा, ठीक है, ओडिशा का कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, तो नहीं, ओडिशा का। ठीक है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। हाँ, ब्राह्मी लिपि में है। और अगर हम भाषा का बात करें तो प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, और लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात, थोड़ा सा हम लोग अंदर नज़र डालेंगे। लगभग 2200 वर्ष पहले, आज से 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्य का उदय हुआ। ठीक है, पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। ठीक है, जिसे हिंद यूनानी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, इसके पहले कुछ राज्य 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों की पराजय नहीं मिली। ठीक है, शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली, यानी शकों को गुप्तों ने हराया। ठीक है, शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले शासन स्थापित हुआ। ठीक है, तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे, हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाके में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग, यानी मौर्य का ही सेनानायक था पुष्यमित्र शुंग, ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व, उसके कुछ और वंशों का शासन हुआ। ठीक है, 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। गुप्त साम्राज्य लंबे समय तक शासन करते हैं। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा भारत के मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहनों का शासकों के साथ कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन शासकों राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। ठीक है, आप सातवाहन में गौतमीपुत्र, सतकर्णी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वकाटक वंश का स्थापना हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों का शासन हुआ। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा कई राज और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्के, पांडुलिपियों और पुस्तकों से पता चलता है। ठीक है, इन सब के साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिन पर सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों और अन्य इमारतों का भी निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें उभरने लगी। ये धीरे धीरे विकास, डेवलपमेंट का कार्य हो रहा था। ठीक है, इस समय पुस्तक के काफ़ी हिस्सों में पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में, हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही, लेते हैं छोटा ब्रेक। ब्रेक के उस पार हम लोग अध्याय 8 को पढ़ेंगे। क्लास 6ठी के अध्याय 8 को हम लोग पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम खुशहाल गांव और समृद्ध शहर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।